हाय एवरीवन, अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे हम लोग। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बहुत सारा मेथड्स हम लोग कंसिडर किए थे। कुछ मेथड्स बचे हुए हैं जिसको आज हम लोग देखते हैं। 26 मेथड्स जो है हम लोग पहले देख चुके हैं। 4 मेथड्स और हैं इसमें, वही 4 मेथड्स को हम लोग जो है कंसिडर करते हैं। 27 नंबर, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड का ऑक्सीडेशन से भी हम लोग जो है कार्बोनिल कंपाउंड, स्पेशली बेंजल डिहाइड ही इससे बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बेंजाइल क्लोराइड है, ऐसा बेंजीन में CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड, इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन से। ऐसा लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन के साथ इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि लेड नाइट्रेट का तुम एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, मतलब ये लेड नाइट्रेट है, इसको पानी में यदि डिजॉल्व करोगे तो ये फॉर्मेशन करेगा नाइट्रिक एसिड का, ये HNO3 बन जाएगा, साथ में साथ ही लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, एक्चुअली इसका इस्तेमाल होता है रिएक्शन में। देखो ये HNO3 नाइट्रिक एसिड, और बतलाए कि नाइट्रिक एसिड कहाँ से आता है, तो लेड नाइट्रेट और वाटर का रिएक्शन से। अभी जो नाइट्रिक एसिड है ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सेंस कि बेंजाइल क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो ऐसा ये हो जाएगा CHO प्लस, ये बदल जाएगा NO2 में, साथ ही साथ HCl वगैरह बाहर होगा, HCl। मतलब क्या हुआ कि यहाँ देख रहे हो, इससे कार्बन से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन हटा है, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है कार्बन में जाके, ये जो बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। और यदि नाइट्रिक एसिड का देखोगे तो नाइट्रिक एसिड का क्या है कि HNO3 बदल गया HNO2 में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +5 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, मतलब रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन हो वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है लेकिन अपने रिड्यूस। तो लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन के साथ जब ऑक्सीडेशन करते हैं बेंजाइल क्लोराइड का, तो प्रोडक्ट के रूप में मिलता है बेंजल डिहाइड। और बतलाए कि नाइट्रिक एसिड यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बेंजाइल क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करता है बेंजल डिहाइड में, लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड में। तो ये एक मेथड हुआ, इससे स्पेशली हम लोग बेंजल डिहाइड ही बनाते हैं। इसके बाद 28 नंबर में बाय इटार्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन से हम लोग बनाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। इटार्ड रिएक्शन में जनरली होता क्या है कि अल्काइल बेंजीन का रिएक्शन है, CH3 मिथाइल बेंजीन या टॉल्यूइन बोलेंगे इसको, मिथाइल बेंजीन। तो अल्काइल बेंजीन का रिएक्शन इसमें करवाया जाता है किससे, क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। सॉल्वेंट इसमें रहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर कार्बन डाई सल्फाइड। तो समझ गए, मिथाइल बेंजीन में कोई भी अल्काइल बेंजीन लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, तो अल्काइल बेंजीन का रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से, और CCl4 या CH2 होता है सॉल्वेंट। इसका 2 मोल इस्तेमाल होता है रिएक्शन में। तो रिएक्शन के दरमियान क्या होता है कि पहले एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, देखो इस टाइप का, COCrCl2OH, OCrCl2OH, इस तरह का एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है।
कैसे बना है? तो जो मिथाइल बेंजीन और क्रोमाइल क्लोराइड दिए ना, यही दोनों का कॉम्बिनेशन से उस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। मिला करके देखो केवल बस, जैसे कार्बन है तो कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 में से 1 2 3 हाइड्रोजन, इसके बाद 1 क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन, 1 क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 2 क्लोरीन, और इसका 2 मोल है तो 1 मोल यहाँ और 1 मोल यहाँ। तो ये जो कंपाउंड बनता है ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स, वो दिख जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब क्या होता है कि इसका करते हैं हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ, HOH। हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होता है ना कि ई वाला पार्ट जो है सो बाहर हो जाता है, सॉल्यूशन में चला जाएगा और ये डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देखो ऐसे, ये COH फिर OH और यहाँ H, और इतना जो है तो साइड प्रोडक्ट के रूप में सॉल्यूशन में जो है सो बाहर होना है। अब एक कार्बन पर 2 OH है तो H2O एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, देखो ऐसे -H2O, और H2O बाहर होकर के फिर क्या बनेगा देख लो, C+OH, किसका फॉर्मेशन हुआ? बेंजल डिहाइड का। तो यही इटार्ड रिएक्शन है कि अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CCl4 के प्रेजेंस में, तो पहले एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वह ब्राउन कॉम्प्लेक्स का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बनता है अल्डिहाइड। यदि अल्काइल बेंजीन में मिथाइल बेंजीन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मतलब टॉल्यूइन का, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजल डिहाइड। लेकिन यदि अल्काइल बेंजीन में मिथाइल बेंजीन के अलावे लें, मतलब यहाँ CH3 के अलावे कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप लें, माने इस तरह का, मान लो इथाइल बेंजीन ले लें, CH2CH3, मान लो प्रोपाइल बेंजीन ले लें या आइसोप्रोपाइल भी ऐसा ले लो, इस तरह का CH2CH2CHO ऐसा, CH3 प्रोपाइल बेंजीन। तो इटार्ड रिएक्शन में यदि यहाँ मिथाइल के अलावे कोई अल्काइल ग्रुप लेते हो जैसे इथाइल और प्रोपाइल, तो इस केस में क्या होगा कि जो टर्मिनल कार्बन होगा किनारे वाला, वही कार्बन बदलेगा CHO में। ये ओवरऑल रखो ना कि CH3 बदल रहा है ना CHO में, तो यहाँ भी CH3 बदलेगा CHO में, यहाँ भी CH3 बदलेगा किस में? CHO में। तो यदि बेंजीन में लगा हुआ अल्काइल ग्रुप मिथाइल के अलावे हो, तो जो टर्मिनल अल्काइल ग्रुप है या टर्मिनल कार्बन जो है वह बदलेगा किसमें? CHO में। मतलब ऐसे एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, यहाँ लिखा हुआ रहेगा CrO2Cl2 CCl4 और यहाँ हाइड्रोलाइसिस। एग्जाम में ऐसे नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखा हुआ रहता है, तो इस CH3 को CHO में बदलो, बाकी जो जैसे है वो रहेगा ही। CH2CHO, वैसे यहाँ बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ भी यदि यही चीज़ दिया हुआ है तो ये CH2CH2 और CH3 को बदल देना है किसमें? CHO, ऐसा। तो यही इटार्ड रिएक्शन है। एग्जाम में नोट्स लिखने आता है तो लैंग्वेज तो लिखा हुआ है नोट्स में, रिएक्शन हम लोग समझ ही गए कि क्या है। अगला मेथड इसमें नंबर में बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। तो वहाँ ऑक्सीडेशन कर रहे थे हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करके, यहाँ ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग कोई दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3। इटार्ड रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था? क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, और यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? CrO3, और यहाँ सॉल्वेंट लिया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेगा? ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। अब देखोगे कैसे इस सबका कम्बिनेशन होगा। यहाँ भी बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है COCH3 ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा।
कैसे रिएक्शन हुआ? तो इसमें ना समझो दो पार्ट है, इतना और इधर से ले लो तुम इतना। अभी जो बेंजाइलिक कार्बन है उसमें क्या हुआ है कि एसीटेट वाला ग्रुप जाकर के जुड़ा है, OCO OCO तो इधर बचा CH3CO और एक ही ऑक्सीजन जो सप्लाई किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन जाकर के इस कार्बन में जुड़ा ऐसा। तो इसका 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दिया होगा ऑक्सीजन, वो H2O बन करके रिएक्शन मीडियम में गया होगा। तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एसीटेट ग्रुप। तो दो एसीटेट एक ही कार्बन से है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जेमिनल डाई एसीटेट। अभी जो जेमिनल डाई एसीटेट होता है ना, जनरली प्रिसिपिटेट होता है, इसको छान करके तुम अलग कर दो, तो अलग करने के बाद हाइड्रोलाइसिस करो, पानी मिला दो इसमें, वाटर का 2 मोल ऐसा। तो ई बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, ई बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, OH इतना के साथ मिल जाएगा और H जा करके O के साथ। तो ऐसे ही डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा, COH, यहाँ भी OH, यहाँ H, साथ ही इतना बाहर हो जाएगा, 2 मोल एसिटिक एसिड, CH3COOH, और फिर दोनों एसिटिक एसिड आपस में रिएक्शन करके यही एनहाइड्राइड ही बना लेता है। अभी एक कार्बन पर 2 OH पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से H2O को करो एलिमिनेट ऐसा। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? बेंजल डिहाइड ऐसा, बेंजल डिहाइड इस तरह से। तो ये दोनों मेथड रिएक्शंस भी एग्जामिनेशन में आते हैं। अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन जो है ना, हम लोग 2 रिएजेंट से कर सकते हैं। आइदर आप इस्तेमाल कर सकते हो क्रोमाइल क्लोराइड, मतलब इटार्ड रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो आप ये क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का इस्तेमाल करो। तो दोनों में जो है एक इंटरमीडिएट बनता ही है। इटार्ड में यहाँ ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा था और इसमें एक जेमिनल डाइएसिटेट बनता है। बाद में दोनों का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हम लोग का प्रोडक्ट मिलने वाला है अल्डिहाइड। एक लास्ट मेथड इसमें है, एक लास्ट मेथड 30वां नंबर, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजल डाइहेलाइड्स। बेंजल डाइहेलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस से भी हम लोग एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बेंजल डाइहेलाइड क्या होगा? तो बेंजाइलिक कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े रहेंगे, इधर तुम H रखो चाहे अल्काइल ग्रुप रखो, डजेंट मैटर। तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ H रखते हैं हम लोग ऐसा, तो इसका अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस 2NaOH के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हैलोजन हट करके वहाँ जाकर के कौन जुड़ेगा? OH ऐसा। कई बार ऐसा रिएक्शन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, OH H, साथ ही साथ 2NaX बाहर, फिर से वही बात, एक कार्बन पे 2 OH नहीं रहेगा, H2 ऑटोमेटिकली बन के बाहर होगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? बेंजल डिहाइड का ऐसा। तो बेंजल डाइहेलाइड यदि टर्मिनल है, टर्मिनल कहने का मतलब कि कार्बन के बाद कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इसका अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करोगे तो प्रोडक्ट हमेशा हम लोगों को बेंजल डिहाइड मिलने वाला है। लेकिन यदि ये नॉन टर्मिनल है, मान लो यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप ले लें R, सेम रिएक्शन होगा, यहाँ भी क्या रहेगा? R, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? R। अब ये जो है सो अल्डिहाइड नहीं रहा, ये क्या बना? एरोमेटिक कीटोन बन गया। क्या बना? एरोमेटिक कीटोन बन गया ऐसा। तो इस तरह से कुल 30 मेथड्स हम लोग पढ़े अल्डिहाइड कीटोन्स बनाने का, जितने पॉसिबल हो सकते थे। इसमें से बहुत सारे वैसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी एडवांस हैं, जैसे 1,3-डाइथाइन से जो कार्बोनिल कंपाउंड बनाए, फिर एक्टिव मिथाइलिन से बनाए, एडवांस टॉपिक है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह में आते हैं। अब चूँकि हम लोग का सिलेबस और रिड्यूस हो गया है, तो आप लोग अपने अनुसार इसको पढ़ोगे, सिलेबस से मैच करके जो सिलेबस में है उसको आप पढ़ करके एग्ज़ाम लिखोगे। लेकिन कॉलेज से जो है आप लोगों को पूरा सिलेबस बताया जाएगा, पढ़ोगे आप लोग अपने अनुसार। जो बच्चे आगे भविष्य में किसी एंट्रेंस वगैरह का प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए पूरा सिलेबस ज़रूरी होगा, इसलिए हम लोग पूरा बताएंगे, आप लोग अपने इच्छा अनुसार पढ़ सकते हो।
तो इस तरह से सभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन समाप्त हुए। इसमें से नेमिंग रिएक्शंस जितने हैं सब नेमिंग रिएक्शंस को आप लोग याद रखो, चाहे वो ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन हो, चाहे स्टीफेंस रिडक्शन हो, चाहे रोजेनमुंड हो, चाहे इटार्ड रिएक्शन हो, ये सभी बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो नेमिंग रिएक्शंस आप लोग मिस नहीं करोगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बताएं फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा चीज़ कंसिडर नहीं करते, हालांकि हर एक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग ही होता है। तो प्रत्येक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग एक सीरीज में पढ़ते हैं कि कुछ मेंबर्स का जनरल ट्रेंड के आधार पे जो है हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड और कीटोन का जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाने। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला इसका आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट कहने का मतलब कि उनका क्या भौतिक अवस्था होगा, वे सभी सॉलिड्स होंगे, लिक्विड्स होंगे, गैस होंगे, क्या होंगे। तो याद रखोगे कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, सब में से फॉर्मल्डिहाइड ही होता है गैस। फॉर्मल्डिहाइड इज ए गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन में फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, एक गैस होता है। इसके अलावे जितने भी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं अप टू कहाँ, अप टू C11 11 कार्बन तक। फॉर्मल्डिहाइड हुआ गैसियस नेचर का, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। फॉर्मल्डिहाइड के अलावे जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं 11 कार्बन तक, वे सभी कलरलेस मोबाइल लिक्विड्स होते हैं। कलरलेस में कोई कलर नहीं होता, मोबाइल लिक्विड्स कहने का मतलब हुआ कि फ्लो करते हैं आसानी से। कलरलेस मोबाइल लिक्विड्स माने विस्कोसिटी कम होता है, बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी नहीं होता है। और जब C11 से आगे जाओगे 11 कार्बन के बाद, तब जो है सभी होते हैं सॉलिड्स। तो फॉर्मल्डिहाइड एकमात्र ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जो ऑर्डिनरी कंडीशन पे गैस। फॉर्मल्डिहाइड के अलावे जाओ 11 कार्बन तक के अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो वे सभी कलरलेस फ्लो करने वाले लिक्विड्स होंगे, माने विस्कोसिटी कम होगा। हालांकि सभी लिक्विड्स फ्लो करते हैं लेकिन इसका विस्कोसिटी कम होगा। मोबाइल लिक्विड्स और आसानी से फ्लो करेंगे। और 11 कार्बन के बाद जाओगे तो सभी होंगे सॉलिड्स। बात करें एरोमेटिक अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, माने बेंजल्डिहाइड हो चाहे बेंजोफिनॉन हो, इस टाइप के कंपाउंड्स, तो वे सभी मोस्टली जो लोअर होते हैं वे होते हैं लिक्विड्स, और यदि एरोमेटिक रिंग बड़ा है तो वे सभी सॉलिड्स। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन में क्या बताया कि जो लोअर है, जैसे बेंजीन है एरोमेटिक रिंग, बेंजल्डिहाइड है, एसीटोफिनॉन है, तो ये सभी लिक्विड्स। लेकिन मान लो कि नैप्थेलिन का रिंग में जुड़ा हुआ है, या बेंजोफिनॉन है, दो बेंजीन रिंग है, तो ऐसे कंपाउंड जनरली होंगे सॉलिड्स। स्मेल की बात करें तो जो अल्डिहाइड्स के लोअर मेंबर होते हैं, माने भाई 8-10 कार्बन तक, उनका स्मेल बहुत ही खराब, माने अनप्लीजेंट स्मेल होता है। पंजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल होगा। लेकिन जो कीटोन्स होते हैं उनका स्मेल अल्डिहाइड के तुलना में थोड़ा बेहतर होता है। तो ये खैर जनरल बात है, फिजिकल स्टेट और स्मेल वाला एग्जामिनेशन में सब बात नहीं आता है। इम्पॉर्टेंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह। तो हम लोग बात करें दूसरा नंबर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। सबसे पहले जाने बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड को बॉयल किया जा सके, मतलब वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, तो वह टेम्परेचर उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मतलब उस टेम्परेचर पे वह लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है। याद रखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ पर। इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ, या इसको ऐसे लिखें, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन।
कि मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोलते हैं, उसके स्ट्रेंथ पे, उसके मजबूती पे जो है निर्भर करता है बॉइलिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है कि दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स जितना मजबूत हो, उस फोर्स को तोड़ने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा और उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स पे, अट्रैक्टिव फोर्स पे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे, जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह पढ़ते हैं तो जनरली कंपेयर करके पढ़ते हैं। तो कंपेयर कैसे करेंगे कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो जनरली हाइयर होता है। किसके तुलना में होता है? तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, या फिर जो ईथर्स होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स या फिर जो हेलोजन कंपाउंड्स हैं, उनके तुलना में कार्बोनिल कंपाउंड्स माने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बशर्ते मॉलिक्यूलर मास सबका लगभग एक जैसा, माने सबका लगभग बराबर होना चाहिए तब। तो यदि लगभग बराबर मोलर मास के सब्सटेंस है तो उस केस में अल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर, हाइड्रोकार्बन, हेलोजन कंपाउंड्स के तुलना में अधिक होगा। अभी बताए बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वह ज़्यादा मजबूत होगा। कैसे ज़्यादा मजबूत है? तो देखो, कार्बोनिल कंपाउंड में होता है ये C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O है पोलर, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। ऐसे ही बहुत सारे कार्बोनिल ग्रुप यदि रहेंगे अगल बगल इस तरह के, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जिस पर हो, ऐसे स्पीशीज को बोला जाता है डायपोल। वे डायपोल के जैसा बिहेव करेंगे। डायपोल माने दो पोल, दो पोल माने नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो C डबल बॉन्ड O है, इस C डबल बॉन्ड O पोलर नेचर का होता है और पोलर मॉलिक्यूल बिहेव करेंगे डायपोल के जैसा। अब बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में इस प्रकार से अरेंज होते हैं ना कि इनका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के अगल बगल होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा ऐसा। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ लगेगा, इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलेंगे डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। डायपोल डायपोल इंटरैक्शन समझे? ई भी डायपोल है, ई वाला भी डायपोल है और ई भी डायपोल है। तो दो डायपोल के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। अब जो हाइड्रोकार्बन्स और जो ईथर्स होते हैं ना, तो ईथर्स तो थोड़ा बहुत पोलर है भी, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड से बहुत कम, और हाइड्रोकार्बन्स तो नॉन पोलर होते हैं। तो जो नॉन पोलर या फिर जो वीकली पोलर कंपाउंड्स होते हैं ना, इसके बीच जनरली लगता है वैन डर वाल फोर्स, और वैन डर वाल में भी जनरली डिस्पर्सन फोर्स या फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। तो ये जो डिस्पर्सन फोर्स होता है ना, ये डायपोल डायपोल इंटरैक्शन की तुलना में कमजोर होता है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ कमजोर फोर्स है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, अल्डिहाइड कीटोन में यहाँ मजबूत फोर्स है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा। तो ये सब जो है डायरेक्टली डिपेंड किया इस पर। वैसे जनरली याद रखोगे कि जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, वो नॉन पोलर कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पोलर कंपाउंड की तुलना में कम ही होगा, क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड में हमेशा यही फोर्स लगता है, और ये वाला फोर्स जो है ना काफ़ी कमज़ोर होता है। किसके तुलना में? तो पोलर कंपाउंड में उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो डायपोल डायपोल फोर्स लगता है उसके तुलना में। तो यहाँ तो हम लोग समझ गए। अब यदि हम लोग बात करें आइसोमेरिक अल्डिहाइड और कीटोन का, आइसोमेरिक अल्डिहाइड और कीटोन का बात करें, जैसे एक ले लें प्रोपेनल, ये प्रोपेनल है, और दूसरा ले लें प्रोपेनॉन। दोनों एक दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, पता है हम लोग को। ये दोनों का यदि मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो सेम आएगा 58 ग्राम पर मोल, और इसका भी वही आएगा 58। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, दोनों में C डबल बॉन्ड O है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन ऐसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट लिखोगे तो इसका होता है 322 केल्विन, इसका होता है 329। मतलब इस अल्डिहाइड के तुलना में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा अधिक हो गया। अधिक क्यों हुआ? क्योंकि ज़्यादा पोलर है। जब इसका डायपोल मोमेंट लिखोगे ना म्यू, डायपोल मोमेंट जो पोलैरिटी बतलाता है,
तो इसका होता है 2.52 डिबाई यूनिट है डायपोल मोमेंट का, और इसका होता है 2.88 डिबाई। तो देखो कीटोन ज़्यादा पोलर है, और जो जितना ज़्यादा पोलर हो उसके मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स उतना ही स्ट्रांग होगा। अरे पोलर दोनों है तो दोनों में डायपोल डायपोल लगेगा, लेकिन ये ज़्यादा पोलर है तो इसमें जो डायपोल डायपोल फोर्स लगेगा वो ज़्यादा मजबूत होगा, मतलब इसका डायपोल डायपोल फोर्स तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो यदि आइसोमेरिक अल्डिहाइड और कीटोन हो, माने एक दूसरे का आइसोमर्स, तो उस केस में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अल्डिहाइड से अधिक होगा, क्योंकि कीटोन ज़्यादा पोलर होगा, और ज़्यादा पोलर होने का रीजन कि इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है और दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, दोनों में प्लस आई इफेक्ट होता है, जबकि इसमें एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन देने वाला है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। तो आइसोमेरिक अल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग समझ गए कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, अधिक। अब यदि हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का तुलना करें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से, तब कैसे होगा? तो इसके लिए ट्रेंड याद रखोगे कि हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा जनरली होता है ईथर्स का, ईथर से ज़्यादा तुम्हारा होगा अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड से ज़्यादा हो जाएगा कीटोन का, इससे ज़्यादा अल्कोहल का, और इससे भी ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का। कंडीशन एक है, और वो कंडीशन क्या है कि मोलर मास लगभग बराबर होना चाहिए, कंपेरेबल मोलर मासेस। इस ट्रेंड को याद रखोगे कि यदि मोलर मास लगभग बराबर है तो उस केस में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स, उससे ज़्यादा ईथर्स, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, और सबसे अधिक कार्बोक्सिलिक एसिड। रीजन साफ है कि हाइड्रोकार्बन्स में जो है जनरली चूँकि बहुत कम पोलर है या ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही है हाइड्रोकार्बन पूरा, तो इसमें तुम्हारा लगेगा डिस्पर्सन फोर्स। अल्डिहाइड कीटोन में देखिए लगता है क्या, डायपोल डायपोल, और ई दोनों में ऑपरेट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब डिस्पर्सन फोर्स से ज़्यादा मजबूत होता है डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल से ज़्यादा मजबूत होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जितना मजबूत बॉन्ड बनेगा, जाहिर सी बात है कि उस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह उतना ही अधिक होगा। तो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा मजबूत बॉन्ड लगा ईथर में, उससे ज़्यादा अल्डिहाइड कीटोन में, उससे ज़्यादा अल्कोहल में, और उससे भी ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसीलिए सबका यदि मोलर मास सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर को फॉलो करेगा। माने अल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से कम, लेकिन हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि ये जो प्रोपेनल है और फिर हम लोग प्रोपेनॉल लिए थे, इसी के जैसा प्रोपेनॉल ले लो और एक ले लो प्रोपेनोइक एसिटिक एसिड। ऐसा मोलर मास निकालोगे 58, 60, 60। मोलर मास लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना देखें, 322 केल्विन, 329 केल्विन, इसका होता है 371 केल्विन, और इसका होता है 391 केल्विन। ऐसा तो बॉइलिंग पॉइंट देखो बड़ा, ई दोनों का लगभग कंपेरेबल है, लेकिन ई दोनों की तुलना में ये सबका तो देखो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और रीजन यही है कि इसके मॉलिक्यूल के बीच यहाँ डायपोल डायपोल लगा और इसके मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। अब चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है किससे, डायपोल डायपोल से, इसलिए ई दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो इसकी तुलना में अधिक। अब इसमें देखोगे कि एसिड और अल्कोहल दोनों में जब हाइड्रोजन बॉन्ड है तो फिर एसिड का ज़्यादा का है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जो है देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है ना दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, अधिक होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है। समझ गए बात को हम लोग, यहाँ तक बॉइलिंग पॉइंट को बहुत अच्छे से समझोगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है ना इससे एग्जाम में आता है। कोई कंपाउंड दिया हुआ रहेगा, पूछेगा सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट वगैरह किसका होगा। तो खैर कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग देखेंगे, या फिर अभी उसको देख ही लो कि मान लो ऐसे अल्कोहल है तो उसमें OH होगा, एक और अल्कोहल है तो उसमें भी OH होगा। तो देखो ई प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, यहाँ एक जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बना, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है ऐसा,
तो एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लो ऐसा, इधर कोई ग्रुप होगा ऐसा, तो देखो यहाँ इसमें यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, यहाँ भी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में दो जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बना, अल्कोहल में एक जगह। अब चूंकि दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो जाहिर सी बात है इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग अच्छे से समझ गए। अब जो है एक लास्ट इसका आता है सॉल्युबिलिटी। तीसरा प्रॉपर्टी जो है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी किसी भी कंपाउंड का हम लोग चेक करते हैं या तो वाटर में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वाटर में वही सॉल्युबल होगा जो पोलर नेचर का हो, साथ ही साथ H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो। अल्डिहाइड कीटोन्स में हम लोग देखें कि जो C डबल बॉन्ड O है वो पोलर नेचर का है, मतलब अल्डिहाइड कीटोन वाटर में घुलेंगे, लेकिन सभी नहीं। जो लोअर मेंबर्स हैं 4-5 कार्बन तक के अल्डिहाइड कीटोन्स वे वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं एप्रिसिएबल अमाउंट में। लेकिन जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोजन का संख्या बढ़ते जाएगा अल्डिहाइड कीटोन में, उसका सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज करते जाता है, क्योंकि जो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं वे सभी होते हैं नॉन पोलर। तो सॉल्युबल होने का कारण क्या है कि जैसे अल्डिहाइड कीटोन है तो बताए अल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड O रहेगा, ये माइनस प्लस, वैसे ही एक और है तो इधर भी मान लो ये माइनस प्लस। अब इसमें H2O मॉलिक्यूल है, देखो ऐसा वाटर का, तो माइनस प्लस प्लस, तो ई हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है। तो चूंकि अल्डिहाइड कीटोन्स में जो पोलर कार्बोनिल ग्रुप है वो H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल है, इसीलिए लोअर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोजन बढ़ेगा तो ये जो हाइड्रोकार्बन अभी बताया वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर चीज़ वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है, इसलिए नॉन पोलैरिटी बढ़ने से जो है वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होते जाएगा। लेकिन कोई भी अल्डिहाइड्स हो, लोअर हो चाहे हाइयर हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यदि डिजॉल्व करोगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मैंने बेंजीन है, ईथर है, CCl4 है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वे सभी आसानी से जो है डिजॉल्व कर जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मुख्यतः यही 3 चीज़ देखते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला बात, जिसको काफ़ी डिटेल में हम लोग समझे। नोट्स में सारा बात लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, वहाँ से पढ़ करके वीडियो से देख के आप लोग समझने का प्रयास करोगे तो नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग अल्डिहाइड कीटोन्स का केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।